नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपका है वाक्य रचना। जैसे कि वाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है और आपका पदबंध क्या है। यहाँ से गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो पूरा का पूरा देख लेंगे तो पूरी तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आप नए हैं तो आपको बता दें रात 8:30 बजे, ठीक है, रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट कराया जाता है। इसका टेस्ट आप डेली लगाइएगा, किसी भी एग्जाम को आप फाइट कर सकते हैं। बेहतरीन टेस्ट होता है आपका, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाई है तो उसमें से आप देख सकते हैं। और आज के इस टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ में जो हमने पिछले वीडियो बनाया है वो भी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है, उससे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं और पूरे वीडियो आप दे सकते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया है वाक्य के भेद। सर्वप्रथम क्वेश्चन पूछेगा कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के आपके कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो रचना के आधार पर और आपके अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितने होते हैं? तो आपके 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो आपके साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र या मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर आपके 8 होते हैं, जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। पहला आपका है विधि या विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक, आज्ञावाचक के, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेह या संदेहवाचक या संदेशक सूचक, इच्छावाचक और आपका संकेतवाचक। ये आपके हैं, तो इनको आप आसानी से देख के पहचान कर ले सकते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा ये 3 पॉइंट हैं, ये आपके हमेशा इन्हीं से पूछता है, इनको हमको पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा और इसी नॉलेज के साथ हम लोग यहाँ पर उदाहरण के साथ पढ़ने वाले हैं। चलिए, वाक्य क्या है? तो 2 या 2 से अधिक पदों का, याद रखिए 2 या 2 से अधिक पदों का सार्थक समूह है जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी वाक्य होता है उसमें 3 पॉइंट होने आवश्यक होते हैं। कर्ता होगा, कर्म होगा और आपका क्रिया। अगर ये तीनों पॉइंट हैं तो आपका वाक्य पूरा होता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर हम लोग समझते हैं वाक्य के अंग क्या हैं। तो वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह होता है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य का अंग या कह सकते हैं घटक कहते हैं, ठीक है ना। मतलब पूरा अर्थ आपको निकलेगा इसमें से और समूह भी व्यवस्थित आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कि वाक्य के प्रमुख 2 अंग या घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपका उद्देश्य होता है और आपका विधेय होता है। उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य क्या है? तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे हम लोग बोलते हैं उद्देश्य, ठीक है। और याद रखिए, उद्देश्य में कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जो उद्देश्य होता है उसमें कर्ता और कर्ता के विस्तार का वर्णन आपको किसमें मिलेगा? उद्देश्य में। विधेय क्या होता है? तो वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बातें कही गई हों या कही जाए उसे हम लोग विधेय कहते हैं। विधेय में क्या होता है? तो विधेय में क्रिया आती है, क्रिया का विस्तार आता है और क्रिया का पूरक आता है। ये आपके किस में होता है? विधेय में। अभी इसको समझते हैं उदाहरण से। जैसे कि परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है। तो परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है, तो यहाँ पर देखिए जो विस्तार दिया है किसका? परिश्रमी व्यक्ति का दिया है ना। तो कर्ता कौन हुआ? परिश्रमी। उद्देश्य कौन है? व्यक्ति तो उद्देश्य होगा ना। तो यहाँ पर उद्देश्य जो कि क्या हुआ? ये करता है, व्यक्ति ही तो करेगा ना। तो ये करता है, लेकिन विस्तार कौन सा? ये, ठीक है। और विधेय कौन है? तो विधेय जो आपके यहाँ पर सफल दिया गया है ये आपका विधेय होता है, ठीक है ना। जैसे कि एक और समझिए, अब है इलाहाबाद में रहता है। तो उद्देश्य क्या है? यहाँ पर कौन है? तो उद्देश्य आपका कौन होगा? कर्ता होगा। विधेय क्या है आपका? तो भाई इलाहाबाद, ठीक है। समझ में आ गया है। जैसे पहले वाक्य में व्यक्ति जो आपका है वो उद्देश्य अर्थात कर्ता है, परिश्रमी कर्ता का विस्तार है, सफल जो आपका रहता है वो विधेय है। दूसरे वाक्य में भी उसी प्रकार से अभय जो आपका उद्देश्य है, जो इलाहाबाद में रहता है वो आपका विधेय है। समझ गए होंगे। उपवाक्य क्या है इसे समझिए। ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का अंग अर्थात भाग हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उसे उपवाक्य कहते हैं। तो उद्देश्य उपवाक्य जो होता है उसमें क्या होगा? उद्देश्य होगा और विधेय होगा, ठीक है। ये ऐसे पद समूह को आपके कह सकते हैं एक अर्थ होता है। समझ में आ गया ना। अगला है आपका रचना के आधार पर। क्वेश्चन पूछे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं भाई? तो आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य
और आपका तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। अब यहाँ पर समझते हैं साधारण या सरल वाक्य क्या है। परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे ही कि जिन वाक्यों में एक उद्देश्य अर्थात जो कर्ता हो और एक विधेय अर्थात क्रिया। समझ में आ गया ना। अब आपको समझ में आ रहा है कि उद्देश्य अर्थात कर्ता होता है, विधेय अर्थात जो आपकी क्रिया होती है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। याद रखिएगा दूसरा पॉइंट कि साधारण वाक्यों में कहें तो जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे हम लोग साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया आपकी होगी, मात्र एक ही होगी। जैसे अभय पढ़ता है, तो अभय यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका उद्देश्य होगा, ठीक है ना। क्रिया जो आपकी वो आपका विधेय है, जो कि आपकी कौन सी है, मुख्य क्रिया है, ठीक है। अब याद रहेगा ना कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा है सुनील खेलता है। सुनील क्या है, ये करता है अर्थात उद्देश्य है, जो खेलता है ये आपका क्या है, विधेय अर्थात आपकी मुख्य क्रिया है। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझते हैं मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक उपवाक्यों से की गई हो, जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है कि मिश्र वाक्य में मुख्य या प्रधान वाक्य एक ही रहता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं। ये पॉइंट समझने लायक आपके लिए है कि जो मिश्र वाक्य होता है, ठीक है, उसमें क्या पॉइंट होता है, तो वाक्य में मुख्य या प्रधान वाक्य एक ही होता है, ठीक है, लेकिन जो आश्रित होते हैं, आश्रित उपवाक्य एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। उदाहरण में अभी आप समझेंगे तो समझ में आएगा। दूसरा है कि आश्रित उपवाक्य मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर ही आश्रित होता है। मतलब जो आपका उपवाक्य होता है ना, वो आश्रित किस पर होता है, मुख्य या प्रधान उपवाक्य पर। तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि मिश्र वाक्य में एक ही मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक आपकी समापिकाएं क्रियाएं होती हैं। इनको आपको समझना है, एक उदाहरण से समझिए तो आपको आसानी समझ में आएगा। कह रहा मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। देखिए यहाँ पर दिया है मालिक ने कहा, तो मालिक ये क्या हुआ, मुख्य उपवाक्य है, ठीक है ना। कल छुट्टी रहेगी, तो भाई कल छुट्टी रहेगी ये किसने कहा है, मालिक ने कहा है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए ये इस पर आश्रित है। मालिक ने कहा है तो आपकी कल की छुट्टी रहेगी, तो इस प्रकार से ये जो आपका है ये इस पर आश्रित है ना। और ये जो शब्द होते हैं आपके अव्यय होते हैं, जो वाक्य को सुंदर और बनाते हैं। समझ में आ गया ना। लेकिन ऐसे इनका कोई प्रयोग नहीं होता है, वाक्यों को जोड़ने में या उसको सुंदर बनाने में ही आपके अव्यय का प्रयोग होता है। दूसरा प्रश्न समझिए, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई तब वह प्रयागराज छोड़कर चला गया। तो देखिए यहाँ पर जब जो शब्द आपका है क्या, एक अव्यय है ना। मुख्य वाक्य कौन सा हुआ, उसके पिता की मृत्यु हो गई, है ना। तब क्या है यहाँ पर, ये आपका अव्यय है। और याद रखिए जब और तब ये साथ ही मिलेंगे, ठीक है। वह प्रयागराज छोड़कर चला गया, तो भाई यहाँ पर जो प्रयागराज छोड़ गया किस पर आश्रित है, इस पर आश्रित है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। तो अब आश्रित किस पर थे, पहले इस पर थे, अब वो तो भैया ही नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो वाक्य है किस पर आश्रित है, इस पर वाक्य है। ये यहाँ पर आपकी थ्योरी कहा गई थी, ठीक है ना। तो ये आपका आश्रित हो गया। तीसरा पॉइंट, यदि कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यहाँ पर देखिए यदि शब्द और तो शब्द आपके अव्यय हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके समुच्चय को बता रहे हैं, जोड़ने का है। कठिन परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो गए, अर्थात याद देखो एक दूसरे पर आश्रित है। ये जो आश्रित उपवाक्य किस पर है, ये इस पर आश्रित है ना। ये आपका मुख्य वाक्य है और ये क्या है, ये आश्रित है, ठीक है ना, क्योंकि कठिन परिश्रम करना है तभी उत्तीर्ण आपके होंगे। हाँ यदि तो ये क्या है, आपके समुच्चय बोधक अव्यय हैं। देखो अव्यय हैं लेकिन कैसे, समुच्चय को बताने वाले हैं, समुच्चय को, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको ट्रिक पढ़ना है। ट्रिक क्या कह सकते हैं, ये शब्द होते हैं, इनको आपको रट लेना है। मिश्र वाक्य को जोड़ने वाले कुछ अव्यय, इन्हीं को देखकर पहचान की जा सकती है। याद रखिएगा, जिस किसी भी शब्द में कि, जो, जिसे, वह, ऐसा, तो, यदि तो, उसे, जब तब, जहाँ, यद्यप, तद्यप, तब, क्योंकि, इसलिए, कि, जो, वह, ज्यों, ये शब्द आते हैं। और ये शब्द ऐसे देख लीजिए, ये शब्द ऐसे हैं जो दूसरे पर आश्रित करवा रहे हैं, कि, जो, है ना। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यद्यपि, तद्यपि, कहीं ना कहीं जोड़ने वाले हैं ना। जब आपको आश्रित वाले वर्ड लगें, यही वर्ड वाक्य को जोड़ते हैं, ठीक है ना। यही वर्ड क्या होते हैं, आश्रित करा देते हैं, इनको लगा देते।
तो ये होते हैं आपके आश्रित वाक्य कह सकते हैं जोड़ने वाले। समझ में आ गया? ये अव्यय के रूप में होते हैं और यही इनकी पहचान होती है। यही आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपको कौन सा मिला था? यदि मिला था तो मिला था। यहाँ पर इसके ऊपर क्या मिला? तब मिला था, ठीक है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं जब मिला था। ये शब्द आपको मिले हैं ना, यही शब्द आपके होते हैं जो आपको याद है। तीसरा दिया है कि आश्रित उपवाक्य। तो वाक्य का वह भाग जो वाक्य के मुख्य उपवाक्य पर आश्रित हो उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये संज्ञा उपवाक्य क्या है इसे समझिए। कह रहा है कि जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तो उसे ही संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मतलब संज्ञा पर ही फोकस हुआ होगा, ठीक है। संज्ञा पहचान में समझिए कि संज्ञा उपवाक्यों से पहले की लगा रहता है। देख लीजिए, क्वेश्चन पूछे कि इस उपवाक्य में क्या है? संज्ञा उपवाक्य है। कैसे है? तो संज्ञा उपवाक्यों से पहले की लगा रहता है। जैसे कि गांधी जी ने कहा कि अहिंसा का पालन करो। यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य आपको समझ में आ गया। की शब्द लिखा है ना, एक ही शब्द आपको दिया है, ठीक है ना, कि किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले आपको लगा होता है। तो इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। अरविंद ने कहा कि मैं पढ़ाई करूँगा। तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य कौन है और शब्द आपका जो दिया है वो यहाँ पर लगा है। इस प्रकार से ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। मैं पढ़ाई करूँगा, मैं पढ़ाई करूँगा, ये हो गया ना। अहिंसा का पालन करो, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अगला है विशेषण उपवाक्य क्या है। तो ऐसे आश्रित उपवाक्य जो मुख्य उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने या बताने का कार्य करते हैं वे विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। उदाहरण में पहचान करिए। देखिए पहचान, जिन उपवाक्यों से पहले जो, जैसा, जितना, जिनका, जिनकी, जिनको, जिनके मतलब जा शब्द ये आपके आते हैं। जय, जैसा, जिनकी, जिनका, जितना, है ना। ये आपके होते हैं विशेषण उपवाक्य। कैसे? कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है दुनिया उसका सम्मान करती है। तो देखो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य क्या है? बुद्धिमान, है ना। बुद्धिमान शब्द हो गया ना, तो उस यहाँ पर कह सकते हैं बुद्धिमान, वह व्यक्ति बुद्धिमान है। तो ये विशेषण आपका है क्योंकि ये आपका है और यहाँ पर जो शब्द लग गया है। पहचानना समझ में आए तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि ये शब्द जो आते हैं ये आपके क्या होते हैं? विशेषण उपवाक्य होते हैं। सिंपल सी बात आपको समझना है। ऐसे दूसरे वाले में कि जिनको लगा है ना, जिनको आप बुलाए थे, तो ये विशेषण हो गया। लेकिन इसके पहले क्या है? जिनको। ये पॉइंट आप याद करेंगे, लिखेंगे, सब आपको समझ में आएगा। पॉइंट है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य ये क्या होता है? जब आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। जो मुख्य उपवाक्य होता है वो क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। पहचान क्या है? तो पहचान आपकी क्या होती है कि जिन उपवाक्यों से पहले जब, जहाँ, यद्यपि, ज्यों, जिधर ये शब्द लगे हों उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण आपका दिया है कि जब सुबह हुई तब हम खेलने गए। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पर 2 बने ना, क्यों? क्योंकि ये वाक्य कैसा है? मिश्रित उपवाक्य है ना। मिश्रित वाक्य है कि नहीं है? मिश्रित वाक्य है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि इसमें से बताइए कौन सा उपवाक्य है। तो उपवाक्य पूछा जाएगा दूसरे नंबर में, तो कौन सा है? क्रिया विशेषण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शब्द कौन सा है? जब है ना। जब, तब, है ना। हमने बताया 2 पॉइंट आपके बनेंगे कि ये जो पूरा वाक्य है कैसा है? ये मिश्रित या मिश्र वाक्य है, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये पूछेगा कि जब, तब जो आप कहें इनके उद्देश्य से जो लगा होता है तो किसमें? क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। समझ गए होंगे हम समझाने वाले क्या थे? समझ में आ गया ना कि इसमें 2 प्रकार से हो सकते हैं। क्योंकि उदाहरण किसका है? उदाहरण किसका है? मिश्रित उपवाक्य का, मिश्रित का है ना, मिश्रित का है ना। लेकिन ये जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन ही शो कर रहे हैं कि ये मिश्रित वाक्य है। लेकिन ये जो कंजंक्शन आपके हैं, ये जो जुड़े हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझ में आ गया? चलिए अगला यहाँ पर दिया है, मैं तुम्हें वहीं ले जाऊँगा जहाँ मेला लगा है। ये भी आपको समझ में आ रहा है, जहाँ शब्द लगा है, ठीक है। अब तीसरी पॉइंट आता है संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजन अव्यय जैसे किंतु, पर और या आदि द्वारा होता है। मतलब कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य वो जो होता है जिसमें से साधारण भी वाक्य हो और मिश्र वाक्य, इन दोनों का मेल हो। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या मिलेंगे? किंतु, पर और या आदि शब्द आपको लगे होंगे
वहाँ पर आपको संयुक्त वाक्य बताना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, समय बहुत खराब है इसलिए देख कर चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसलिए भी हुआ। मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया, ये भी पॉइंट आपका है। तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ हूँ, यह शब्द आपको लगा है। ऐसे शब्द जो आपके होते हैं, ये जो वर्ण आपके हैं, ये आपको क्या बताते हैं, ये आपके क्या बताते हैं कि ये वाक्य जो आपके हैं वो कौन से हैं, तो आपके संयुक्त वाक्य हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य हैं। क्या क्या पहचान आपको याद रखना है, याद रखना है और शब्द, इसलिए, क्योंकि, लेकिन, वरन, एवं, या, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, सो, ये शब्द होते हैं जो आपकी किसकी पहचान बताता है, संयुक्त वाक्य की पहचान बताता है। ठीक है, देखो मिश्रित वाक्य था वो एक पर आश्रित हुआ करता था। ठीक है, क्या होता था, आश्रित होता था, कहीं ना कहीं आश्रित होता था कि ये वाला वाक्य है इस पर आश्रित होगा, किसमें, ये मिश्रित वाक्य में था। लेकिन इसको पढ़ो, समय बहुत खराब है इसलिए देखकर चलना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपका है यही इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है। इन वर्णों को आपको याद लेना है। ठीक है, याद कर लेना है। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, द्विविधिया, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक और आपका संदेह सूचक वाक्य, इच्छावाचक और आपका संकेतवाचक, ये आपके होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं इसको भी थोड़ा बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे, वैसे पहचान आप कर लेंगे, लेकिन इसे दूसरे पार्ट में अगर हम आपको बता देते हैं तो ये आपको आसानी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। जब भी कभी पढ़ेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल अलग से आपको दिखेगी, नहीं पूरा वीडियो देखेंगे, है ना, कहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, तो ये थोड़े से आपको तकलीफ आएगी। इस कारण से पहले ये 3 पॉइंट जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से, साधारण, मिश्र और आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट था। तो कुल मिला के इन तीनों पॉइंट पर फोकस ज़्यादा होता है एग्जामों में, है ना। संयुक्त वाक्य, ठीक है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और साधारण वाक्य, इन पर फोकस होता है। ये जो होते हैं इनकी पहचान कहीं ना कहीं कर लेते हैं, फिर भी इन्हें थोड़ा अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा आपको बेहतरीन मज़ा भी आएगा और इससे नोट्स भी आप बना लेंगे। क्लियर है ना, क्लियर है, पसंद आया है, पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करें। रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट लगाया जाता है। रात 8:30 बजे हिंदी के महा टेस्ट पे आप लोग जरूर भाग लीजिए। बेहतरीन लाइफ बन जाएगी, आपको हिंदी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जितना हो सकता है हम आपको समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं और आई होप अगर आप नोट्स बना लेते हैं, एक बार नोट्स आप बना लेंगे और एक बार उसे रिवीजन कर लेंगे, बनाने के बाद आपको हिंदी कह सकते हैं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न इसी से रिलेटेड हम आपको लेके भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।